शुरू करें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन सा कैफ पढ़ने आए हैं? 2। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप में से अगर किसी ने अपना तारुफ कराना है तो क्लास के बाद जो है वो आ जाए और आके अपना तारुफ करा दे। ठीक है, टाइम लग जाएगा सबका तारुफ लेते हुए। वैसे तो कोई तारुफ का मोहताज नहीं है इधर। सारे पीआरसी वाले बैठे हैं, ज़रा हाथ खड़ा करें। अच्छा अच्छा जी, पहले कुछ ऑनलाइन वाले हजरात के लिए, कई दफ़ा आप भी ऑनलाइन में चले जाते हैं, इसलिए सारी चीज़ें ज़रा तसल्ली से सुन लें। ऑनलाइन वालों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं अवेलेबल नहीं हूँगा। एक जूम मीटिंग हुआ करेगी मंडे वाले दिन, और इसका टाइम होगा असर से मगरिब के दरमियान। तो ये कोई फ़िक्स टाइम नहीं होगा, कभी 4 से 5 की ड्यूरेशन का आपको मैसेज आ जाएगा, कभी 4:45 से 4:45 का, कभी 3:30 से 4:30 का। वो बहरहाल जो भी आपको मैसेज आ जाया करेगा, आपने जो है वो संडे को ये मैसेज देख लिया करना है, या मंडे की सुबह उठ के कि ये मीटिंग किस टाइम है। इन रेयर सर्कमस्टांस अगर आपको मैसेज करा दिया जाए कि ये रात 9-10 बजे के बाद होगी, वो अलग चीज़ है। वंस इन अ ब्लू मून ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरल टाइमिंग जो है वो यही होगी। तो जो आपको सवाल आते रहे आप उनको नोट करते रहिएगा, और फिर मंडे के दिन इनको जो है वो पूछ लीजिएगा। ग्रुप के अंदर आपकी अवेलेबिलिटी व्हाट्सएप ग्रुप में इसलिए ज़रूरी होगी कि उसमें आपने जो क्यूरीज़ होंगी वो अपने दोस्तों से अगर पूछनी है पूछ लें, लेकिन उसके लिए कंपनी ज़िम्मेदार नहीं होगी। तो वो मुझे नहीं पता वो सही रिप्लाई करेंगे या आपको नहीं, लेकिन इन एनी केस ग्रुप के अंदर बाकी डिटेल्स और अनाउंसमेंट्स जो हैं वो शेयर की जाएंगी। और किताब जो है वो आज क्या तारीख है, 26 सितंबर है। 2-3 दिन तक पहले तो आई कैप की किताब नहीं आई थी, अभी शायद आ गई हो, लेकिन पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी भी आई हो। तो क्योंकि बजट आया, लॉ में चेंजेस हुई हैं, इस वजह से आई कैप की किताब जब आएगी तो उसके बाद 15-20 दिन हमें भी लगेंगे फाइनलाइज़ करने में। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स जहन में रखें, उसमें हमें नोट्स में ही चलना पड़ेगा। अब ऑनलाइन वालों को प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा नोट्स का, जहाँ से भी लोकल एरिया में अवेलेबल है फैसिलिटी प्रिंट की। बेहतर है ऑनलाइन वाले तो प्रिंटर ही ले लें। अब जब इतनी क्लासें ऑनलाइन ले रहे हैं तो मोबाइल से तकरीबन 2-3 गुना सस्ता है। अच्छा, और दूसरा ये कि एक दो नंबर हैं, अगर आपको कोई आईटी रिलेटेड क्यूरीज हों वो मैं आपसे जो है वो शेयर कर देता हूँ। इसमें कोई चेंज आई तो आपको ग्रुप्स में बता दिया जाएगा, या अगर आप ग्रुप्स में ऐड नहीं हैं तो भी इन नंबर पर रब्ता कर लें। अच्छा, जब आप ये कभी भी व्हाट्सएप करते हैं, आप लोगों का भी तजर्बा होगा, तो आप यानी ऑफिस टाइमिंग में करते हैं, सुबह आके मिसाल के तौर पे 9 बजे, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं आप 10 बजे तक हमें रिप्लाई आ जाए। हालांकि पिछली शाम को 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कोई 100-150 मैसेज इस नंबर पे आया होता है। अब वो जब क्यू में लेके चल रहे होते हैं और रिप्लाई कर रहे होते हैं, वैसे किसी जगह पे आप जाएं आपको क्यू लगी हुई नज़र आ जाती है, लेकिन ऑनलाइन में जो क्यू लगी हुई है वो आपको नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए इट मे टेक टाइम। तो इसलिए अगर आप कर देंगे और आप बार बार रिमाइंडर भेजेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा, उनको भी मसला होगा, आपको भी मसला होगा। अच्छा जी, जो हमारा टेक्स्ट का सिलेबस है, इसमें फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं। अच्छा, ये ज़्यादा जो आज लेट आए हैं ये इंशाल्लाह इसी तरह करेंगे पूरे सेशन में। सर्दियों में धुंध भी हो जानी है, तो अब आपका अपना डिसीजन है। आपने 7:30 बजे लिए क्लास में एडमिशन लिया है तो सोच के लेना था। हमारे कुछ इंट्रोडक्शन के चैप्टर हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का आता है। फिर हमारा इनकम टैक्स है एक, पाकिस्तान में आपने टैक्स कैसे जमा करवाना है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 60 मार्क्स का आता है। फिर आपका सेल्स टैक्स है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 30 मार्क्स का आता है। और इसमें आधी आधी थ्योरी होती है, आधा न्यूमेरिकल समझ लें। इसमें आधी थ्योरी आधा न्यूमेरिकल, लेकिन कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो ये ओवरऑल सिलेबस की एक गाइडलाइन है।
तो हम पहले 1-2 महीने तो इसी पोर्शन को टच करेंगे, इनकम टैक्स को, और आज इसका पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। पढ़ने आए हैं ना, कोई और तो नहीं सोचा हुआ था कुछ करेंगे, गपशप मारेंगे? चलें, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, वो हजरात ज़रा हाथ खड़ा कर दें जो इस नीयत से आए हैं कि इस दफ़ा पहले दिन से पढ़ना है। कि कितने दिनों तक ये इरादा रहेगा और नीयत रहेगी? क्या 1 हफ्ता? पेपर तक? पूरे सेशन वाले पूरे सेशन यही नीयत रखेंगे? सोच के हाथ खड़ा करें। ये नीयत पीआरसी में की थी और ये नीयत पूरा सेशन कायम रही? 1, 2, पौने 3, 4:30। ये नीयत एफएससी में की थी और पूरा सेशन कायम रही। अच्छा, अब वो जज्बा मर गया, ये जिंदा है? अच्छा जी, बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होगी, बुक आपको बाय ही करनी पड़ेगी ऑनलाइन वाले हजरात को, लेकिन जब बुक अवेलेबल होगी तो आपको बता दिया जाएगा। अच्छा जी, टैक्स लगाने के लिए किसी भी कंट्री में सबसे पहले हमें टैक्स ईयर का पता होना ज़रूरी है कि आपका टैक्स ईयर कौन सा है। जो आपका टैक्स ईयर होगा उसके मुताबिक आप टैक्स लगाएंगे। पाकिस्तान में जो टैक्स है उसका जो ईयर एंड है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है, यानी पूरा साल 1 जुलाई से लेके 30 जून पे स्प्रेड होता है। अब अगर हम 1 जुलाई 2022 की बात करें तो ये एंड कब होगा? साल 30 जून 2023। अच्छा जी, आज क्या तारीख है? 26 सितंबर 2022। तो आज हम यहाँ पे कहीं खड़े हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये जैसन नहीं लिखा हुआ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, बोलना मना किया हुआ घर वालों ने, अप्रैल, मई, जून। बेटा बोलना ना, नज़र लग जाएगी। ओके, आज क्या तारीख है जी? 26 सितंबर। तो यहाँ पे आपके साथ वाला बबलू खड़ा है आज, ये। तो अब आप मुझे बता दें, हम जिस टैक्स ईयर के अंदर फॉल कर रहे हैं वो टैक्स ईयर शुरू कब हो रहा है? 1 जुलाई 2022, 1722, और ख़त्म कब हो रहा है? 30 जून 2023 को। अच्छा, ये जो साल है इसको कहते हैं नॉर्मल टैक्स ईयर। क्या कहते हैं? नॉर्मल टैक्स ईयर। नॉर्मल होने के लिए 2 शराइत पाई जानी ज़रूरी हैं। एक अब नॉर्मल ना हो, सॉरी, नॉर्मल होने के लिए 2 शराइत पाई जानी ज़रूरी हैं। एक शर्त यह है कि ईयर एंड आपका 30 जून हो, एक शर्त है ईयर एंड आपका, और दूसरी शर्त है 12 महीने का अरसा हो। दूसरी शर्त क्या है? अब देखें, ये दोनों बातें इसमें पाई जा रही हैं डायग्राम में। क्या ईयर एंड 30 जून है? तो कभी आपने किसी ने सुना क्लास में जो बैठा हुआ है कि जून में हुकूमत का बजट आ गया है? हाथ खड़ा करके बताएं, कभी सुना हो जून में हुकूमत का बजट आ गया है? तो जून जुलाई में हुकूमत का बजट आता है, इसका मतलब है जो हमारी हुकूमत है उसका ईयर एंड दिसंबर नहीं है, बल्कि हुकूमत का ईयर एंड पाकिस्तान में क्या है? 30 जून। और हुकूमत की जितनी पॉलिसीज़ बनती हैं, जो कुछ भी होता है, वो किस ईयर एंड के एतबार से होता है? 30 जून के एतबार से। तो नॉर्मल टैक्स ईयर एक ऐसा टैक्स ईयर है जिसमें 2 करेक्टरिस्टिक्स पाई जाएं। नंबर 1, एक तो इसमें ईयर एंड जो है वो 30 जून का होगा, और दूसरा ये कितने अरसे का होगा? 12 महीने का। नोट कर लें। इसी डायग्राम को हम थोड़ा एक्सटेंड भी करेंगे, ज़रा छोटा सा करके बेशक नोट कर लीजिएगा। इसी तरह आगे फैलाएंगे, फिर आगे फैलाएंगे थोड़ा सा। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बेशक बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कम से कम ये आउटर बॉर्डर्स पे जो लिखा हुआ है ये आप लिख लें।
तो नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ लें जो नोट्स में पहले सफ़े पे दी हुई है, और जिन्होंने लेट ऑनलाइन सेशन ज्वाइन किया तो उस वक्त तो बुक अवेलेबल होगी, तो वो चैप्टर 4 खोल के उसमें से नोट्स में से ढूंढ लें सफ़ा पहला। भाई मैंने कहा था जगह छोड़ के नोट कर, तूने आगे भी नोट करना है, अब दोबारा नोट कर नीचे करके छोटा सा, थोड़ा सा इधर करके नोट करो ताकि आगे लिखने की जगह बने। अच्छा जी, कुछ हजरात ने आप रजिस्टर खोला है, मेहरबानी भाई आप बताते रहे, मैं आता रहूँगा। नोट कर लिया? बॉल पॉइंट नहीं, माशाल्लाह मुझे आना पड़ा। चलो दे भाई इनको बॉल पॉइंट। नोट कर लिया? चलो रजिस्टर भी निकालो जो लिया नया। नया नहीं लिया, आज लेना है। आपने भी आज लेना है, आपके पास है? ये तो पुराना रजिस्टर लग रहा है कोई। इसको पेन दे दिए? दे दो यार, यार उधर से ला दो कोई नया पेन इनको। जी नॉर्मल टैक्स ईयर की डेफिनेशन पढ़ ली? द टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर, द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। टैक्स ईयर क्या होगा? शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 महीने का एक अरसा होगा। द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये 12 महीने का एक अरसा होगा और एंड कब हुआ होगा? 30 जून को। और कहते हैं आज के बाद रेफर टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर। कहते हैं आज के बाद में जब भी नॉर्मल टैक्स ईयर की बात करूं तो आपको इसके अंदर दो करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। पहली करेक्टरिस्टिक्स आपको क्या मिलेगी नॉर्मल में कि ये 30 जून को एंड होगा, और दूसरी करेक्टरिस्टिक आपको क्या मिलेगी कि ये 12 महीने का होगा। तो द टैक्स ईयर शेल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स एंडिंग ऑन 30th जून। आज के बाद कहते हैं मैं इसे नॉर्मल टैक्स ईयर कहूंगा। एंड शेल बी डिनोटेड, और इसका नाम क्या रखा जाएगा? एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। ये अभी मैंने बात आपको समझानी है। एंड शेल बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच 30th जून फॉल्स। अच्छा भाई, अब टैक्स ईयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं TY टैक्स ईयर। अच्छा आगे अब आप मुझे बता दें इसको डिनोट करने के या इसको नाम रखने के या इसको पुकारने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है इसके पुकारने का कि इसका नाम रखा जाए 2022-23। क्यों? यानी 2022 में शुरू हो रहा है और 2023 में ख़त्म हो रहा है। एक ये तरीका है इसको पुकारने का। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं इस तरीके को बदल दो और आसान तरीका रखो। आसान तरीका क्या रखो? आसान तरीका ये रखो कि इसे नाम रख दो बस टैक्स ईयर 2023। टैक्स ईयर 2023। तो टैक्स ईयर 2023 का मतलब होगा हमने शुरू वाली डेट उठानी पसंद की है या आखिरी वाली डेट? मुझे बताएं कि ये वाली तारीख आपको किस कैलेंडर में मिलेगी? ये वाली तारीख आपको 2023 वाले कैलेंडर में मिलेगी या 2022 वाले कैलेंडर में मिलेगी? कैलेंडर तो आपको पता है दिसंबर तक होता है, तो अगर आपके घर कोई कैलेंडर लगा हो तो किस साल वाला कैलेंडर में आपको ये तारीख अगर आप ढूंढना चाहें तो मिलेगी? तो बता दें आखिरी तारीख किस कैलेंडर में गिर रही है? 2023। इसलिए इसको डिनोट भी किससे किया जाएगा? 2023 से। अब पढ़ लें एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, और इसको कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा जिसमें आखिरी तारीख गिरे। कैलेंडर ईयर तो 31 दिसंबर होता है, ये तो मैंने वैसे ही आपके समझने के लिए लिखा है। ये जो बॉक्स में बात है ये याद करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। इसको काटना है काट दो, नो प्रॉब्लम। एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, और इसको कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा जिसमें 30 जून
फॉल करे। अब मुझे बता दें 30 जून किस कैलेंडर में फॉल कर रही है, 22 के कैलेंडर में फॉल कर रही है या 23 के कैलेंडर में फॉल कर रही है? 30 जून तो 23 के कैलेंडर में फॉल कर रही है। तो याद कर लें ये डेफिनेशन, ये आपको याद करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, और आज ही साथ साथ याद करेंगे तो याद होगा। एक बार याद रखिएगा, जिस दिन भी आपने सुस्ती की उस दिन मसला हो जाएगा अगले दिन। द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 months ending on 30th June and shall be denoted by the calendar year in which the आखिरी तारीख falls, जिसमें उसकी आखिरी तारीख फॉल करें। ओके अच्छा, अगला साल कब खत्म होगा? तीस जून 2024, 30 जून 2024 को अगला साल खत्म होगा। अच्छा, ये वैसे शुरू कब हुआ होगा? यकम जुलाई 23, और ख़त्म कब हुआ होगा? 30 जून 24। अच्छा, इसके अंदर देखें वो दो करेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं। क्या ये 12 महीने का है? क्या ये 30 जून को एंड हो रहा है? अगर इसमें ये दो करेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही हैं तो इसका नाम क्या रखेंगे? नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर। अच्छा, अगली चीज़ बता दें कि इसकी आखिरी तारीख किस कैलेंडर में गिर रही है, 23 के कैलेंडर में या 24 के कैलेंडर में? तो इसे क्या कहा जाएगा? टैक्स ईयर 2024, टैक्स ईयर 2024। क्लियर? ओके। अब ऐसा होगा कि एक साहब गवर्नमेंट से जाके, एक ही दफा मैं नोट करने का टाइम दूंगा सबर, एक साहब गवर्नमेंट से जाके रिक्वेस्ट करेंगे। क्या रिक्वेस्ट करेंगे? ये भी 12 महीने थे, ये भी 12 महीने। एक साहब गवर्नमेंट से जाकर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप मुझे मेरा ईयर एंड 31 मार्च करने दो। क्या करने दो? ईयर एंड मेरा 31 मार्च। अब इनको हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल जाएगी, इनका ईयर एंड 31 मार्च को एंड होगा। ये कौन सा 31 मार्च होगा? ये कौन सा 31 मार्च होगा? 31 मार्च कौन सा होगा? हाँ, क्योंकि 31 मार्च 24 तो इस दिन गुजर चुका। अब 31 मार्च 24 तो हो नहीं सकता, 31 मार्च 24 तो इस दिन आया होगा ना। तो 31 मार्च 24 अगर इस दिन आया होगा तो ये 31 मार्च 25 बनेगा, 31 मार्च 25 बनेगा। क्लियर? अच्छा, ये कितने महीने के? जुलाई अगस्त, कर लें उंगलियों की पोरें, घर तो नहीं छोड़ा है। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। मार्च तो कितने महीने बने? 9 मंथ्स। तो इस टैक्स ईयर को क्या कहा जाएगा? 2025। क्या कहा जाएगा? 2025। अच्छा, क्योंकि इसकी आखिरी तारीख 2025 बन रही है, 2025 में। अच्छा, अब इसके बाद इसका साल कब खत्म होगा? 31 मार्च कर लें, 31 मार्च, 31 मार्च, क्योंकि अब इसने इजाज़त ले लिया हुकूमत से कि मुझे स्पेशल तरीके से चलने दो। 31 मार्च 2026, तो 31 मार्च 2026 को इसका अगला साल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये कितने अरसे का होगा? हाँ, ये 12 मंथ का है। ये क्या है? 12 मंथ का। अच्छा, और ये क्या होगा? टैक्स ईयर 20, एक दफ़ा पूरी डायग्राम बना लेने दें, सबर करें, कोई विषय तो नहीं पड़ा हुआ देखें। अच्छा, इसके बाद अगला साल कब खत्म होगा इसका? 31 मार्च 2027, 31 मार्च 2027 को इसका अगला साल खत्म होगा। ये जो होगा ये कितने महीने का होगा? इसको कैसे डिनोट किया जाएगा? सबर, टैक्स ईयर 2027। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा स्पेशल। नॉर्मल या स्पेशल? स्पेशल। इसका नाम क्या होगा? तो नॉर्मल होते हैं सादा नान और स्पेशल होते हैं तिल वाला नान। तो ये जी हर एक की डेफिनेशन अपनी है। तो ये स्पेशल हो गया, तो ये क्या होगा जी? स्पेशल। क्लियर? बीच में कीमे वाला नान भी आएगा, ट्रांजिशनल। क्या? ट्रांजिशनल। जी आपने और कोई बताना है तो बता दीजिएगा, क्लास के बाद आके पर्ची लिख के मुझे दे दीजिएगा। ट्रांजिशनल। ये ट्रांजिशनल कितने महीने के? 9 मंथ्स का। चलें
आप खूबसूरत सा करके साथ वाले के माथे पे नोट कर लें। आप कब नोट करोगे? सुबह आए हो? तो फिर नोट करना माने सुबह आने वालों को। हाँ ठीक है, तो फिर नोट करना क्यों मना है अगर सुबह आए हो? सफ़ा पलटो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, नोट करो। गुड हो गया ना? हाँ ज़बरदस्त, थैंक यू। देखो कितना अच्छा मशवरा दिया आपको, सफ़ा पलटो और लिखो। रजिस्टर से एक सफ़ा फाड़ के दे दें इनको, फ्रेश ताज़ा आवाज़ आए तरह। ये आज के लिए हो गया, वो कल के लिए दे रहा है, कल तक हो जाएगा नया रजिस्टर। खस्ता, चलो जल्दी नोट करो। नोट कर लिया आपने? भी कर लिया होगा आप तो, सबक भी मिल गया ज़बरदस्त। भाई तो ने आप नोट करना शुरू किया है मेरे आने पे? सीरियसली बता, अभी आए हो? अच्छा अच्छा, आपने भी अभी नोट करना शुरू किया, आप भी अभी आए हो? अबू बकर इसका थोड़ा स्क्वीज करो, जो मुझे इधर नज़र आ रहा है उससे कम नज़र आ रहा है उधर। नहीं नहीं, इधर से सेटिंग करनी है, मैं बताऊंगा बाद में। अच्छा जी इधर देखें ज़रा, ये कब एंड हो रहा है? 30 जून को। जो रात लेट आए हैं कोई मसला नहीं, ऐसी परेशानी वाली बात नहीं, देखते रहे। 30 जून को कितने अरसे का है, इसलिए इसे क्या नाम देंगे? ये कब एंड हो रहा है? 30 जून को। कितने अरसे का है? 12 महीने का। इसे क्या नाम देंगे? नॉर्मल। जब भी आप 30 जून से किसी और ईयर एंड पे मूव करना चाहेंगे तो बीच में एक फेज़ आया करेगी जो 12 महीने से हमेशा कम की होगी, वो 15 या 16 या 17 महीने की नहीं होगी। जब भी आप नॉर्मल से स्पेशल टैक्स ईयर की तरफ मूव करना चाहेंगे तो बीच में एक फ़ेज़ आएगी जो 12 महीने से कम की होगी। वो जो 12 महीने से कम की फ़ेज़ होगी उसको ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किया जाएगा। जैसे आपने शायद ज़िंदगी में कभी लफ्ज़ सुना हो, ट्रांजिशनल फेज़। तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो बीच में ट्रांजिट आता है, जैसे ट्रांजिट फ़्लाइट का लफ्ज़ शायद आपने सुना हो, तो ट्रांजिशनल फेज़। तो जब भी आप नॉर्मल से स्पेशल ईयर की तरफ मूव करना चाहेंगे, यानी आप कहेंगे मेरा ईयर एंड 30 जून नहीं है, इसके अलावा मेरा कोई और ईयर एंड होना चाहिए, तो बीच में एक फेज़ आया करेंगे एंड डेट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल फेज़। अब हमने ये सोचा कि हमें किसी वजह से, मजबूरी की वजह से 30 जून के बजाय अपना ईयर एंड शिफ्ट किस पे करना पड़े? 31 मार्च पे। तो बताएं 30 जून 24 के बाद कौन सा 31 मार्च आएगा? 31 मार्च 25। अब अगर मैं गिनना शुरू करूं तो जून का महीना तो नहीं गिनूंगा क्योंकि जून तो यहाँ ख़त्म हो गया था। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 9 मंथ्स बने। इसके अंदर मुझे बताएं
क्या वो दोनों खासियत पाई जा रही हैं? क्या ये 30 जून को एंड हो रहा है? नो। क्या ये 12 महीने का है? नो। तो ना ये 30 जून को एंड हो रहा है, ना ये 12 महीने का है। तो जो साल भी 12 महीने से कम का होगा, डेट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। एंड इन द लास्ट, क्या ये 30 जून को एंड हो रहा है? नो। क्या ये 12 महीने का है? यस। क्या ये 30 जून को एंड हो रहा है? नो। क्या ये 12 महीने का है? यस। तो जो साल 12 महीने का हुआ करेगा, उसको अगर 30 जून को एंड हो तो नॉर्मल है, और वो 12 महीने वाला जो 30 जून को एंड ना हो तो वो कौन सा है? स्पेशल। तो येलो में आपको कौन सा साल नजर आ रहा है? नॉर्मल। उसमें दो खासियतें हैं, 30 जून को एंड हो रहा है और है भी 12 महीने का। जब भी आप 12 महीने के अरसे से यानी 30 जून से किसी और ईयर एंड पे स्विच करना चाहेंगे, तो बीच में एक फेज आया करेगी, डेट विल बी कॉल्ड एज ट्रांजिशनल फेज। ये फेज हमेशा 12 महीने से कम की होगी, ये फेज हमेशा 12 महीने से कम की होगी। तो इस फेज को आप क्या नाम दिया करेंगे? ट्रांजिशनल फेज। तो इट इज ट्रांजिशनल फेज। 31 मार्च 25 इज आवर ट्रांजिशनल ईयर, क्योंकि इसमें 12 महीने का नहीं है। और इस ट्रांजिशन के बाद अब आप दोबारा किसकी तरफ मूव कर गए? स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर में दो खासियतें हैं, नंबर 1 ये 12 महीने का होगा, और नंबर 2 ये 30 जून को एंड नहीं होगा। अगर आप चाहें तो इसके बाद दोबारा नॉर्मल पे आ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके बाद दोबारा नॉर्मल पे आ सकते हैं। तो उस पे आने का तरीका भी कल हम देखेंगे। फिलहाल इस मिसाल को इतना ही रखें। ओके, पॉइंट 2, ये जो नॉर्मल से स्पेशल पे आना है, इसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, इसके लिए आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको टैक्स अथॉरिटीज़ का पता होना ज़रूरी है जो पाकिस्तान में हैं। FBR का क्या मतलब है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कभी चक्कर लगा होगा आपके बड़ों का इधर? अच्छा जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और इसके बाद एक अथॉरिटी है चीफ कमिश्नर। चीफ कमिश्नर। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में ना ये बातें नहीं करनी, अगर बातें करें तो माजरत, आपको खड़े करें तो मुनासिब नहीं है, इतने बड़े अब आप हो गए हैं तो क्लास से भी निकालना अच्छा नहीं लगेगा। आपका एक पुरवकार शख्सियत हैं आप। इसके बाद कमिश्नर एंड सो ऑन, कुछ आगे नीचे भी अथॉरिटीज़ हैं। तो जहाँ तक ताल्लुक, नोट कर लें साथ साथ, क्या देख रहे हैं आप? मैं तो इधर ही हूँ, आप ये नोट करें। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। इसके बाद आता है चीफ कमिश्नर, और इसके बाद आता है कमिश्नर। रोज़ाना का रोज़ाना याद करेंगे, रोज़ाना का रोज़ाना पढ़ते रहेंगे, और मुनासिब है याद करके लिखते रहेंगे तो मसला नहीं होगा। और जिन हजरात ने लेट ज्वाइन किया ऑनलाइन की वजह से, वो पिछले जितने लेक्चर का पहाड़ उनको नज़र आ रहा है, एज सुन एज कवर करें। अच्छा जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तो एक इदारे का नाम है। चीफ कमिश्नर इदारा नहीं होगा, एक पर्सन होगा। ये कमिश्नर का भी बाप होगा, चीफ कमिश्नर है ना। और कमिश्नर जो है वो इसका बेटा है, मुंह बोला बेटा या सगा बेटा नहीं, हम वैसे कह रहे हैं। तो एक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, उससे नीचे चीफ कमिश्नर और उसके नीचे कमिश्नर। बहरहाल चीफ कमिश्नर को ज़्यादा हमने लिफ्ट नहीं करानी, उसके बारे में पूरी किताब में एक दो जगह पढ़ेंगे। तो पूरी किताब में आपको ये लफ्ज़ ज़्यादा नज़र आएगा और ये लफ्ज़ ज़्यादा नज़र आएगा। वेयर अ पर्सन इज़ अलाउड, जहाँ एक बंदे को इजाज़त मिल जाए, इसका मतलब है आपको जाके इजाज़त लेनी पड़ेगी। अभी मैं डिस्कस करूँगा इन तीनों में से आपको जाके किससे इजाज़त लेनी है। जहाँ आपको इजाज़त मिल जाए टू यूज़ आ 12 मंथ पीरियड। ये नोट्स में तो अभी पेज नंबर 1 और इसी नाम से पुकारा जाएगा, लेकिन जिस वक्त किताब आ जाएगी तो वो आप उसका रेलिवेंट पेज पर देख लीजिएगा। वेयर अ पर्सन इज़ अलाउड टू यूज़ अ 12 मंथ पीरियड, जहाँ एक बंदे को 12 महीने यूज़ करने की इजाज़त है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, जो कि उसके नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हों। ये 12 महीने उसके नॉर्मल टैक्स ईयर से हट के हैं, क्योंकि नॉर्मल टैक्स ईयर कब एंड होता है? 30 जून को। अभी हम किसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं? स्पेशल टैक्स ईयर के पढ़ रहे हैं ना, ट्रांजिशनल की तो नहीं पढ़े। ये स्पेशल की है, ये नॉर्मल की है, और नीचे जाके कहीं डेफिनेशन किसकी होगी?
तो 3 किस्म के टैक्स ईयर्स हैं, नॉर्मल, स्पेशल और अभी हम किसकी डेफिनेशन पढ़े हैं, स्पेशल टैक्स ईयर की। तो वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ्स पीरियड, जहां एक बंदे को 12 महीने इस्तेमाल करने की इजाजत है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, नॉर्मल टैक्स ईयर से हटके। सच पीरियड शेल बी दैट पर्सन्स टैक्स ईयर, ये सिर्फ उसी बंदे के लिए हमने टैक्स ईयर बनाया अलग से। आज के बाद इसका नाम क्या रखा जाएगा, स्पेशल टैक्स ईयर, एंड शेल बी डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर। अच्छा, ये जो बात है ना, ये वाली जिसको मैंने अभी काली पट्टी बना के मिटा दिया है, इस बात को हम देखेंगे शायद कल पढ़ें, लेकिन फिलहाल हल्का सा आप यहाँ पे ज़रा क्लोज कर दें, यहाँ पे ऐसे हल्का सा इस तरह बेशक हल्का सा लाइन लगा के, आगे ना फिलहाल पढ़िएगा, टाइम बचा तो एंड पे देख लेंगे। तो इतना सा दोबारा ज़रा पढ़ लें। वेयर अ पर्सन इज अलाउड टू यूज अ 12 मंथ पीरियड डिफरेंट फ्रॉम, तो सच पीरियड शेल बी डैट पर्सन्स टैक्स ईयर, ये उस बंदे का टैक्स ईयर होगा, एंड शेल बी नोटेड बाय द कैलेंडर ईयर, उसको कैलेंडर ईयर से डिनोट किया जाएगा। आगे जो लिखा है उसको मैं पढ़ूंगा। अच्छा, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ना अभी, इसको नहीं पढ़ना, ये कल की क्लास के बाद समझ आएंगी चीज़ें। आगे अच्छा, एक होगा पर्सन, एक होगा क्लास ऑफ पर्सन्स। क्या फर्क है इन दोनों में, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन्स। अच्छा जी, हम कहते हैं जी क्रिसेंट कॉलेज, ये तो पर्सन है, और क्लास ऑफ पर्सन्स ऑल सीए कॉलेजेस। क्लियर हो गया? तो एक होता है पर्सन और एक होता है क्लास ऑफ पर्सन्स, ठीक है। एक हो गया बाटा, देखें साथ वाले के जूते जरा, एक हो गया बाटा, एक हो गया ऑल शू मेकिंग कंपनी, शू मेकिंग, शू मारिंग, शू मेकिंग कंपनीज, तो ये हो गया क्लास ऑफ पर्सन्स। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स को क्या कहा जाता है, मैं बता देता हूं, क्लास ऑफ पर्सन, बोला ना करें। अच्छा, ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या कहा जाता है, क्लास ऑफ पर्सन, और एक पर्सन को क्या कहा जाता है, पर्सन। तो कॉलेज एक पर्सन है लेकिन सारे सीए के कॉलेज इज अ क्लास ऑफ पर्सन। बाटा एक पर्सन है लेकिन सारे जूते बनाने वाली कंपनीज। अच्छा, अब अगर क्लास ऑफ पर्संस ने अपना ईयर चेंज करवाना है ना, क्लास ऑफ पर्संस ने, इसमें एक मिसाल भी लिखना काफी है। अगर क्लास ऑफ पर्संस ने अपना ईयर चेंज करवाना है तो ये जाएंगे फेडरल बोर्ड के पास। किसके पास जाएंगे? लेकिन अगर पर्सन ने अपना ईयर चेंज करवाना है, एक अकेले ने, बाटा ने या क्रिश्चियन कॉलेज ने अपना ईयर एंड चेंज करवाना है, तो ये किसके पास जाएंगे? कमिश्नर के पास जाएंगे, ये कमिश्नर के पास जाएंगे। हो सकता है सारे सीए के कॉलेजेस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जाएं और उसको जाके कहें कि हमारा ईयर एंड जून को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जून में तो हमारा सेशन चल रहा होता है, वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके सेशन एंड होता है। तो सारे सीए के कॉलेजेस रिक्वेस्ट करें कि हमारा ईयर एंड 30 सितंबर कर दो, तो इट इज़ पॉसिबल। तो क्लास ऑफ पर्सन्स ने अगर अपना ईयर चेंज करवाने हैं तो किसके पास जाएंगे? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास। और आ पर्सन, अकेले बंदे ने अपना ईयर एंड चेंज करवाना है, कमिश्नर के पास जाए। द बोर्ड, बोर्ड से क्या मुराद है? व्हाइट बोर्ड। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड का आगे मतलब लिख लें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर, जिनका कौन सा टैक्स ईयर चल रहा है? मे परमिट टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। इनको कौन सा ईयर यूज करने देंगे? नॉर्मल। यानी स्पेशल से किस पे वापस आ जाएंगे? ये नॉर्मल पे। तिल वाला नान खा खा के थक गए हैं, अब सादा नान खाएंगे ये। एंड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स हैविंग अ सादा नान, जो सादा नान खा खा थक गए हैं, मे परमिट टू यूज अ तिल वाला नान, और इनको तिल वाले नान की तरफ आने की इजाजत दी जाएगी। तो दोनों की इजाजत है, सादे से तिल पे भी आ सकते हैं, तिल से सादे पे भी जा सकते हैं, एज यू मे विश, थ्रू ऑफिशियल गजट।
ऑफिशियल गजट लिख लें, एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट हर साल पब्लिश करती है न्यूज़पेपर में। गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करती है हर साल, जैसे कोई रिजल्ट वगैरह लोगों के आते हैं हर साल, तो गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट इशू करती है हर साल। इस डॉक्यूमेंट में ना लिखा होता है किस किस को हमने ईयर एंड चेंज करने की इजाज़त दे दी है। उसमें इदारों के नाम फिर आ रहे होते हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऑफ पर्सनस हमारे पास आए थे जिनको हमने ईयर एंड चेंज करने की इजाज़त दी है। जैसे नीचे देखें, जो कंपनीज हैं शुगर बनाती हैं, उनका ईयर एंड इस वक्त चल रहा है 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, तो उनका ईयर एंड 30 जून को नहीं है, उन्होंने हुकूमत से इजाज़त ले ली हुई है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं और बैंक्स हैं, उनका ईयर एंड है 31 दिसंबर। अक्सर बैंक्स में 1 जनवरी को छुट्टी होती है क्योंकि 31 दिसंबर उनका ईयर एंड होता है, तो 1 जनवरी को उन्होंने अपने रिकॉर्ड सारे कंपाइल करने होते हैं। तो इसलिए ये मुख्तलिफ लोग हैं जिनको हुकूमत ने इजाज़त दे दी हुई है, ग्रुप ऑफ पर्सनस को, कि सारे बैंक्स का ईयर एंड 30 जून नहीं होगा बल्कि इनका ईयर एंड क्या होगा, 31 दिसंबर। तो ऑफिशियल गज़ट कोई इतनी ऐसी इंपॉर्टेंट लफ्ज़ नहीं है, बस ये एक सफ़ा है जो हुकूमत इशू करती है जिसमें बताती है हुकूमत कि किस किस को हमने जो है वो साल में इजाज़त दे दी है कि आप नॉर्मल की बजाय कौन सा टैक्स ईयर यूज़ करें, स्पेशल। ओके ये किसकी बात होगी भाई? क्लास ऑफ पर्संस ने किसके पास जाने? एफबीआर के पास। तो क्लास ऑफ पर्संस ने एफबीआर के पास जाना है, तो बोर्ड इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सन जो कौन सा टैक्स ईयर यूज करें, स्पेशल, उनको कौन सा ईयर यूज करने दे, नॉर्मल। और जो नॉर्मल यूज कर रहे हैं उनको कौन सा यूज करने दे, स्पेशल। ओके नेक्स्ट, आ पर्सन, कौन? आ पर्सन, एक अकेला बंदा, क्लास ऑफ पर्सन नहीं, आ पर्सन। अब इसकी बात हो जाए, अगर कोई एक अकेला बंदा जाके अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहता है, कॉलेज वाले, बाटा वाले अपना टैक्स ईयर चेंज कराना चाहते हैं, तो क्या करें? आ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर। आप कमिश्नर को जाके एप्लीकेशन दें, कमिश्नर को या बोर्ड को? किसको अभी तक हमने लिफ्ट नहीं कराई? चीफ कमिश्नर को। पहले हम फेडरल बोर्ड के पास गए हैं इन केस ऑफ क्लास ऑफ पर्संस, और आ पर्सन के केस में हम किसके पास गए हैं? कमिश्नर के पास गए हैं। A person may apply in writing to commissioner to allow him to use a 12-month period other than normal tax year। आप कमिश्नर को जाके अप्लाई करें कि मुझे इजाजत दे दो टू यूज अ 12-month पीरियड अदर देन नॉर्मल, जो नॉर्मल से हटके हो, एज अ स्पेशल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर के तौर पे, एंड द कमिश्नर में अलाउ हिम। और फिर कमिश्नर क्या करेगा, उसको इजाजत दे देगा। द ऑर्डर, ऑर्डर कौन पास करेगा? कमिश्नर। और एप्लीकेशन कौन देगा? पर्सन, जिसे आप टैक्स पेयर भी कह सकते हैं, टैक्स पे करने वाला। तो एप्लीकेशन देगा टैक्स पेयर, और ऑर्डर कौन पास करेगा? द ऑर्डर विल बी पास्ड बाय कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन्ड बिलो इज। क्या मतलब है इस बात का उर्दू में? कमिश्नर आपको इजाजत तब देगा जब नीचे 0.5 में लिखी हुई शर्त पूरी हो जाए, और अगर 0.5 में लिखी हुई शर्त पूरी नहीं होगी तो कमिश्नर आपको इजाजत नहीं देगा। अब ये फिक्रा याद कर लें 0.3 वाला। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर, कमिश्नर को आप राइटिंग में अप्लाई कर दें तो अलाउ हिम टू यूज अ 12-month पीरियड अदर देन एज अ, एंड कमिश्नर में अलाउ हिम। द ऑर्डर आगे लिखें बाय कमिश्नर, द ऑर्डर बाय कमिश्नर लिखा हुआ है वैसे तो आगे भी, will be passed by commissioner, the order by commissioner will be passed by commissioner if the condition mentioned below is। वो कंडीशन अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। 0.4 पढ़ लें। जी इंग्लिश सारी 0.3 वाली है, क्या फर्क है? A person using a
स्पेशल टैक्स ईयर, मे अप्लाई इन राइटिंग टू अलाउ हिम टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर। आपसे किससे किसकी तरफ जा रहे हैं? पॉइंट 3 में कहां जा रहा था? नॉर्मल से, और अब कहां जा रहे हैं? स्पेशल से नॉर्मल की तरफ। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग टू कमिश्नर टू अलाउ हिम टू यूज अ, एंड द कमिश्नर में, और फिर कमिश्नर मुनासिब समझे तो उसको इजाजत दे देगा। द ऑर्डर, ऑर्डर कौन पास करेगा? द ऑर्डर विल बी पास बाय द कमिश्नर इफ द कंडीशन मेंशन बिलो इज फुलफिल्ड। अगर नीचे वाली कंडीशन पूरी की पूरी फुलफिल हो गई है। अब वो कंडीशन क्या है, वो शर्त क्या है जो पूरी होगी जिसके बाद आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत मिलेगी? द कमिश्नर शैल ग्रांट द इजाजत टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम सादा टू तिलवाला और तिलवाला टू सादा इफ द बंदा हैज शोन अशद जरूरत। अगर उसने क्या शो की है? कंपेलिंग नीड शो की है। मेरी जान निकल जाएगी, मेरा सांस रुक रहा है, मेरा टैक्स ईयर बदल दो, 30 जून की बजाय 31 मार्च कर दो, मुझे होल उठ रहे हैं। ओनली इफ द पर्सन हैज शोन अगर आपने कोई अशद जरूरत शो की है तो आपको साल बदलने की इजाजत है, वरना सबका साल पाकिस्तान में कब एंड हुआ करेगा टैक्स वालों की नजर में? 30 जून को। कंपेलिंग नीड क्या हो सकती है? कंपेलिंग नीड हो सकती है कि हमारी कोई पेरेंट कंपनी का ईयर एंड 31 मार्च है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में होंडा एटलस कार्स है, अब उसकी एक मेन कंपनी जापान में है, जापान की जो होंडा कार्स है, तो जापान में होंडा कार्स वाले कहते हैं हमारा ईयर एंड 31 मार्च को है, तो पाकिस्तान में भी फिर होंडा कार को मजबूर किया जाएगा आप अपना ईयर एंड 31 मार्च करो। कोका कोला कहते हैं हम एक इंटरनेशनल ब्रांड है, तो हमारा ईयर एंड बाहर के मुल्कों में 31 दिसंबर है, तो पाकिस्तान वालों तुम हमें भी अपना ईयर एंड क्या रखने दो? 31 दिसंबर रखने दो। तो ये डिपेंड्स करता है कि आपकी पेरेंट कंपनी होती है जो बाप होते हैं आपका, यानी आप इधर पाकिस्तान में है, उसकी कोई मेन हेड ऑफिस बाहर के मुल्क के अंदर है। तो अगर आपकी कोई पेरेंट कंपनी बाहर के मुल्क में है जिसका ईयर एंड आपके ईयर एंड से डिफरेंट है, तो ये एक कंपेलिंग नीड है, एक अशद ज़रूरत है, वो आप शो करें। और जैसे कॉलेज की मिसाल में मैंने आपको मिसाल दी थी कि कॉलेज के केस के अंदर जो है वो अगर कॉलेजेस वाले जाके कहते हैं कि जून में तो हमारा सेशन चल रहा होता है, बल्कि जुलाई अगस्त में जाके क्लासें ख़त्म होती हैं, तो ICAP वालों या FBR वालों हमें ईयर एंड अपना 30 सितंबर करने दो, तो एक कंपेलिंग नीड है, अशद ज़रूरत है। तो अशद ज़रूरत के केस में आपको इजाज़त होगी नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने की। आम हालात में आपको नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में जाने की इजाज़त नहीं होगी। ओके, द कमिश्नर शैल ग्रांट द परमिशन टू चेंज द टैक्स ईयर फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल और स्पेशल टू नॉर्मल ओनली इफ द बंदा है, द बंदा से हमारा टैक्स पेयर द पर्सन, इफ द पर्सन हैज शोन अगर आपने कंपेलिंग नीड शो की है तब आपको जाने की इजाजत है। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस व्हाइल गिविंग द परमिशन। इसका क्या मतलब है? बेटा तुम लेट तो घर आ सकते हो, ठीक है, 10-11 बजे तक आ जाया करो, लेकिन अमजद के साथ नजर ना आना आइंदा। तो ये कंडीशन लगी ना, इजाज़त भी दे दी लेकिन साथ कंडीशन भी लग गई, ठीक है। और अमजद को आज के बाद कह दो भाई तुम जाओ, ठीक है। तो जब भी कोई इजाज़त दी जाती है तो उसके साथ क्या लगती हैं? कुछ शराइत लगती हैं। द कमिश्नर में इम्पोज कंडीशंस वाइल गिविंग परमिशन। तो कमिश्नर इजाज़त देते हुए आपसे क्या लगाएगा? कुछ शराइत लगाएगा। वो शराइत क्या हो सकती हैं? मिसाल के तौर पे आपको मैं इजाज़त 3 साल के लिए दे रहा हूँ, 3 साल तक स्पेशल यूज़ कर लो, 3 साल के बाद दोबारा क्या यूज़ कर लेना? नॉर्मल। तो कोई भी कमिश्नर को मुनासिब समझे तो आपको इजाज़त देते हुए क्या लगा सकता है? कंडीशन लगा सकता है। कमिश्नर में इम्पोज कंडीशन, इम्पोज कंडीशन मीन शराइत लगाएगा वाइल गिविंग द इजाज़त, इजाज़त देते हुए। फिर उसके बाद दोबारा चेंज करना पड़ेगा उसे जब वो अर्सा ख़त्म हो जाएगा। ओके, जब आप इजाज़त के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कमिश्नर को तो उसके लिए आप ज़बानी रिक्वेस्ट करेंगे या एप्लीकेशन देंगे? ये हमने क्या पढ़ा है? मे अप्लाई मे। तो अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाना है या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना है तो इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अच्छा, एप्लीकेशन जब आप दे के आ गए कमिश्नर को
तो कमिश्नर अपने कमरे में बैठे बैठे मुंह उठा के ऐसे ही फैसला कर देगा कि मैंने आपको इजाजत दे दी या नहीं दी, या पहले आपसे कन्वर्सेशन करके बात समझेगा? हाँ, कन्वर्सेशन होगी। ये नहीं होगा कि ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन होगी, वो आपने जमा करवा दी और ना आपने कमिश्नर का बूथा देखा, ना कमिश्नर ने आपका बूथा शरीफ देखा, और कमिश्नर ने कहा मैंने इजाजत दे दी या नहीं दी। ऐसी बात नहीं होगी, पहले आपकी 1 to 1 एक मीटिंग होगी। तो उस मीटिंग का जिक्र करते हैं अब हम पॉइंट 6 में। एन ऑर्डर बाय ऑफ अ चेंज इन, कमिश्नर ने कौन सा ऑर्डर पास करना है? टैक्स ईयर चेंज करने का, कि आज के बाद आपको नॉर्मल से या फिर आज के बाद आपको स्पेशल से पे जाना है। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कौन होगा? पर्सन होगा ना, जैसे बाटा वाले गए हैं या क्रिश्चियन कॉलेज वाले गए हैं। तो एन ऑर्डर बाय कमिश्नर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसकी बात सुनी जाएगी, उसको बात करने का मौका दिया जाएगा। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको बात करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि इसको इजाजत देनी है या नहीं देनी। और अगली लाइन पढ़ के जरा मतलब बताएं। एंड इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर किसी वजह से एप्लीकेशन क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए। द कमिश्नर शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर, और अगर किसी वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट का क्या मतलब है? आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत मांगी लेकिन आपको इजाजत नहीं मिली, या आपने स्पेशल से नॉर्मल पे जाने की इजाजत मांगी और आपको इजाजत नहीं मिली, तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होगा बताएं? इफ द एप्लीकेशन इज, अगर कमिश्नर आपकी एप्लीकेशन क्या कर दे? रिजेक्ट कर दे, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? हाँ, कमिश्नर रिजेक्शन की रीजंस बताएगा कि मैंने किस वजह से रिजेक्ट किया है। अच्छा जी, अब पूरा पॉइंट पढ़ लें एक दफा। पॉइंट नंबर 6 है। पढ़ें जी। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर, कमिश्नर जो ऑर्डर पास करेगा ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर, ये ऑर्डर पास किया जाएगा, शेल बी पास्ड आफ्टर प्रोवाइडिंग टू द टैक्स पेयर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसकी बात सुनी जाएगी, फिर उसके बाद ऑर्डर पास किया जाएगा। इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, और अगर आपकी एप्लीकेशन को, यानी आपने नॉर्मल से स्पेशल की इजाजत मांगी, नहीं मिली, या स्पेशल से नॉर्मल की इजाजत मांगी, इफ द एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, द कमिश्नर शेल मेंशन इन ऑर्डर द रीजंस फॉर रिजेक्शन। कमिश्नर ये बताएगा कि मैंने तुम्हें एप्लीकेशन को क्यों रिजेक्ट किया, इसकी ये वजह। ओके, पॉइंट 8 को मैं जरा, पॉइंट 7 है अगला, पॉइंट 7 को पढ़ें। इसको इग्नोर करके पढ़ें। जी बताएं। बेटा तुम्हें मैंने इजाज़त दे तो दी थी रात 10-11 बजे तक आ जाओ, लेकिन 4-5 दिन से तुम्हारी हरकतें देखने के बाद मैं वो इजाज़त अब वापस लेता हूँ। अबू ने कहा बेटा तुझे चित्तर पड़ेंगे, अब तो घर ही बैठा कर, तू शाम को ही घर आ जाया कर, तो ईशा भी मेरे साथ ही पढ़ने जाया कर। द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, कमिश्नर मे बाय ऑर्डर विड्रॉ द इजाज़त ग्रांटेड रिगार्डिंग चेंज इन, तो कमिश्नर इजाज़त दे भी सकते हैं, और इजाजत अगर एक दफा दे दी है तो बाद में विड्रॉ भी कर सकता है। अच्छा, ये जो इजाजत विड्रॉ होगी, इससे पहले आप अबू को कहेंगे अब अबू जरा मेरी बात सुन लें, अबू मुझे मौका, नहीं, बस कह दिया उन्होंने, खत्म बात, ज्यादा आर्गुमेंट्स तो बहस तो नहीं करेंगे। लेकिन कमिश्नर के साथ आपने बहस करनी है। आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग, कमिश्नर अगर आपकी दी गई इजाजत वापस लेना चाह रहा होगा तो कमिश्नर आपको पहले फोन करके बुलाएगा, भाई जरा तशरीफ ले मेरे दफ्तर में। आप डरते दफ्तर में जाएंगे, हाँ जी कमिश्नर आपने बुलाया था मुझे, 4 दिन पहले तो आपने मुझे नॉर्मल से स्पेशल की इजाज़त दी है,
कमिश्नर ने कहा तुम वो नहीं हो जिसको मुझे इजाज़त देनी चाहिए थी, और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़ता हुई कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी है, अब मैं दी हुई इजाज़त तुम्हारी वापस लेता हूँ। तो अगर कमिश्नर ने आपको इजाज़त दे दी है तो बाद में दी हुई इजाज़त वापस भी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है, आफ्टर प्रोवाइडिंग, आपको एक मौका दिया जाएगा, एन अपॉर्चुनिटी, मौका दिया जाएगा, बीइंग हर्ड, आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी, उसके बाद कमिश्नर फैसला करेगा कि आपको दी गई इजाजत विड्रॉ करनी है या नहीं। और अगर हो सकता है आपको लॉजिकल आर्गुमेंट दे दें तो हो सकता है फिर इजाजत दी गई विड्रॉ ना की जाए। क्लियर मोबाइल वाले भाई? क्लियर? असल में जब ऐसे ना ऐसे देखने लग जाते हो आप लोग और बहुत ज्यादा अटेंटिव हो जाते हो तो फिर पता चलता है कि वो मोबाइल तो यहां से नजर नहीं आता। अच्छा पढ़ें जी, पॉइंट नंबर 7, द कमिश्नर मे बाय ऑर्डर, कमिश्नर ऑर्डर पास करके विड्रॉ द परमिशन रिगार्डिंग चेंज इन टैक्स ईयर, तो कमिश्नर जो है वो आपको परमिशन जो है वो वापस ले लेगा, दी गई। अच्छा जी, पॉइंट 8 को मैं बाद में पढ़ता हूँ, पॉइंट 9 आसान सा है, ये जरा पढ़ें। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, मरहबा मरहबा, आ जाए भाई। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, अपनी ज़रूरतें ना पूरी करके बैठा करें, ऐसे जैसे बस में बैठे हुए हैं, अब उतर नहीं सकते, नीचे उतरे तो बस फिर। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, वेयर टैक्स ईयर ऑफ अ पर्सन चेंजेस, जहां एक बंदे का टैक्स ईयर क्या हो जाए, चेंज हो जाए। द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू एंड द डेट ऑन विच चेंज्ड ईयर कमेंसेस। इस तरफ इंग्लिश के फिक्रे को समझने आपने, व्हाट इज द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, ये वाला है ना, सॉरी सॉरी ये वाला, तो व्हाट इज द, आपको नहीं बुलाया था, व्हाट इज द एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज, वो ये तारीख बन रही है। असल में वो कहना ये चाह रहे हैं, इस डेट का एक नाम रखना चाह रहे हैं, बूथे ऊपर रखें, चेहरे शरीफ कहना चाहिए, लेकिन अब जो अटेंटिव नहीं है तो उसके तो बूथा ही कहा जाएगा ना उसको, चेहरे शरीफ ऊपर रखें। इस तारीख और इस तारीख के दरमियान के अरसे का नाम क्या है? उर्दू में आप इसे क्या कहेंगे? चेंज से पहले वाले साल का एंड है ये, अभी तो चेंज नहीं हुआ हुआ, चेंज से पहले वाले साल का, और चेंज्ड तो मैंने स्पेशल की रिक्वेस्ट की थी, तो चेंज्ड का पहला दिन, तो चेंज होने से पुराने साल का एंड, और चेंज की इजाजत मिलने के बाद स्पेशल का पहला दिन, इन दोनों के दरमियान जो अरसा है, इस अरसे को बोलें क्या कहा जाएगा? ट्रांजिशन टैक्स ईयर। अब ये जो पहला वाला डॉट है और दूसरा वाला डॉट है, इसका जरा मुश्किल सा नाम बता दें, उसने क्या लिखा हुआ है? पहले वाले डॉट का क्या नाम है? एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। क्या मैं कह सकता हूं ये वाला साल इज प्रायर टू चेंज, चेंज से पहले वाले? तो बोले अब ये याद करें, एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। भाई वो स्टिक मंगवा दो। एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर, एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ टाइम का नाम बताएं एग्जैक्ट इसका। डेट ऑन विच चेंज, नहीं चेंज्ड लिखा होगा, डेट ऑन विच चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस। आप कौन सा नान खा रहे थे? सादा। अब कौन सा खाने? तो मजबूरन बीच में कीमे वाला आ गया है। तो अब इसका पहला और आखिरी पॉइंट क्या बनेगा जरा बता दें। एंड ऑफ लास्ट टैक्स ईयर, लास्ट टैक्स ईयर चेंज से पहले वाला, जो चेंज से पहले वाला साल है उसका आखिरी तारीख पकड़नी है, और दूसरा सिरा आपने क्या पकड़ना है? द डेट ऑन विच द changed tax year commences. What is the date on which changed year commence? जगह में अप्रैल समझ लें, 31 मार्च कहते हैं, उसमें कोई मसला नहीं। तो इन दोनों के अरसे के दरमियान का नाम क्या होगा? ट्रांजिशनल टैक्स। दोबारा जरा इसको याद करें, इसके लिए क्या लफ्ज़ यूज किए?
एंड ऑफ प्रायर टू चेंज। और इसका क्या नाम यूज किया? डेट ऑन विच चेंज्ड टैक्स ईयर कमेंसेस। तो ये दो तरफ फिक्रें अच्छे तरीके से घर में बैठ के अकेले से किचन में याद कीजिएगा। चलें जी आगे पढ़ें आप। Where the tax year of a person changes, the arsa between the end of the last year and the date on which commences। अच्छा डेट क्या बन रही थी वैसे एंड ऑफ लास्ट की? 30 जून 2000। और इसकी क्या बन रही थी? 1 अप्रैल 25। ये लिख लिया देखें साथ वाले ने। शर्माता तो नहीं साथ वाला लिखने से? जी स्पेशल और जो नॉर्मल टैक्स ईयर है, सॉरी स्पेशल और ट्रांजिशनल में दोबारा से एक बार डिफरेंस। स्पेशल और ट्रांजिशनल तो बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। स्पेशल 12 महीने का होगा और ट्रांजिशनल 12 महीने से कम, बस एक फर्क है। आपने एक बात बताई ना कि अगर इसमें जैसे 30 जून इसका एंड है टैक्स ईयर का ना, तो स्पेशल और ट्रांजिशनल दोनों की खासियत ये है कि इनका 30 जून नहीं होगा कभी भी। 30 जून ट्रांजिशनल का कुछ सूरतों में आ सकता है, वो मैं बताऊंगा, एक सूरत में आएगा। लेकिन सिंपल सी बात, जो चीज़ 12 महीने की है और 30 जून को एंड हो रही है वो क्या है? जब भी आप नॉर्मल से स्पेशल में जाएंगे बीच में क्या फेज आएगी? ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल फेज की क्या खासियत है? सिर्फ एक खासियत याद रखनी है, ये 12 महीने से कम का होगा, बस एक खासियत याद रखनी है, ये 12 महीने से। और स्पेशल की क्या खासियत है? हमेशा 12 महीने का होगा और जो ईयर एंड है वो 30 जून नहीं होगा। ओके अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, अ पर्सन डिससेटिस्फाइड, एक रोता हुआ बंदा। कौन? अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ कॉमी, कॉमी नहीं कमिश्नर, विद एनी ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। एक बंदा जो कमिश्नर के ऑर्डर से क्या है? कमिश्नर के कौन कौन से ऑर्डर से डिससेटिस्फाइड है? जरा देखें, 3 वाला, 4 वाला, ये कौन सा है? 3 वाला कौन से, 4 वाला कौन सा और 7 वाला कौन सा? ये जरा बताएं। 3 वाला कौन सा था जिसमें इसने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत मांगी थी? और 4 वाला कौन सा था? हो सकता है ये नॉर्मल से स्पेशल पे मांगने की इसने इजाजत मांगी और कमिश्नर ने कहा मैं तो इजाजत नहीं मिली, तो बंदा क्या हो गया होगा? डिससेटिस्फाइड या डिससेटिस्फाइड? सुने कभी डिस खिल गई, डिससेटिस्फाइड। और अगर कोई बंदा स्पेशल जूस कर रहा था काफी अरसे से और कहता है अब मेरा तिलों में दिल नहीं लगता, तो मैं तिलों के बगैर वाली जिंदगी गुजारना चाहता हूं, कमिश्नर ने कहा तेरी किस्मत में तिल नहीं है। अब आप मुझे बताएं फिर ऐसी सूरत में ये कहां से कहां जाना चाह रहा है? स्पेशल से, और कमिश्नर ने इजाजत, तो बंदा सेटिस्फाइड होगा डिससेटिस्फाइड। तो वॉल्यूम लो रखना है आप लोगों ने। और 7 में क्या हुआ था? कमिश्नर ने इजाजत दे दी थी कि सादा से तिल वाले पे चले जाओ, तिल वाले खाते हुए भी 2-3 गुजरे थे कि कमिश्नर आ गया, चलो तिल उतारो। तो ऐसी सूरत में उसने दी हुई इजाजत, तो या तो नॉर्मल से स्पेशल वाली इजाजत ही ना दे पॉइंट 3 में, या 4 में स्पेशल से नॉर्मल वाली, या पॉइंट 7 की रोशनी में दी हुई इजाजत वापस ले ले। तो इन तीनों सूरतों में बंदा क्या बन जाएगा? डिससेटिस्फाइड। अब जो डिससेटिस्फाइड बंदा है वो क्या करे? वो लेट जाए सड़क पे, ये तो लेट गया ना, इधर आ गया, तो वो क्या करे? अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ कमिश्नर। किसके ऑर्डर से डिससेटिस्फाई हुआ है? कौमी के। कौमी किधर है? इस ये वाली अथॉरिटी, फेडरल बोर्ड या कमिश्नर? तो अगर एक बंदा डिससेटिस्फाई हो जाए किससे? किससे? कमिश्नर से नहीं, कमिश्नर के ऑर्डर से। कमिश्नर से डिससेटिस्फाइड होना, उसने बंदा मारा हमारा। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद एनी ऑर्डर ऑफ मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन, एक रिक्वेस्ट कर दे किसको? टू द बोर्ड, बोर्ड को एप्लीकेशन दे दे। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अब्बू मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू द दादा एंड द डिसीजन बाय दादा शैल बी। अब दादी के पास नहीं जाना, दादी के पास नहीं जाना, तो डिसीजन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शैल बी। तो अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ कमिश्नर मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन टू
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एंड द डिसीजन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शेल बी फाइनल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का फैसला फाइनल होगा। अब आपने ये नहीं कहना कि मैं सदर करा रहा हूं, मैं वजीर आजम करा रहा हूं, तू जब भाग इधर से, ऐसी बात। क्या चीफ कमिश्नर क्या करेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे क्या करेगा, सबके दिन आएंगे इंशाल्लाह। ओके, अब ये पॉइंट 8 रह गया, साथ वाले की शक्ल देखें और अब पॉइंट 8 पे आ जाए। जरा सलाम दो लें, उसका नाम पूछें। आज इस तरह दोस्ती बनती है, इलाका शलाका पूछें, पूछो जरा अस्सलाम वालेकुम, मैं इसके साथ अस्सलाम वालेकुम पूछ ना, जब जब डाल यार, इसी तरह दोस्ती बनती है। सलाम लो, नाम पूछो, इलाका पूछो, कितनी देर लगती है वहाँ जाने में ये पूछो, इंफॉर्मेशन लो। क्या हाल है, खैरियत से? क्या नाम है आपका? अच्छा, किस इलाके से? ये जो साथ शर्मिला बैठा हुआ है, आप इससे खुद जरा सलाम ले लें। वो नहीं ले रहा, सलाम लो इससे, सलाम लो, सलाम लो भाई से, जपी शपी डालो इसे। नहीं, सलाम, नाम पूछ लो। अच्छा, कितने लोगों के साथ ऐसे दोस्त बैठे होते हैं, पीआरसी में भी बैठते रहे हैं, कि पढ़ के लुट मचाई होती है और कह रहे होते हैं आजकल पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से। ऐसे लोगों से बचा करें, अपनी कंपनी बदल लें। पॉइंट 8, अच्छा जी, पॉइंट 8 से पहले, ठीक है बातें हो गई, अब मैं पढ़ा दूँ। पॉइंट 8 से पहले इस डायग्राम की तरफ जरा आए वापस। इस डायग्राम के अंदर आपने इजाजत किसकी मांगी थी, नॉर्मल से ट्रांजिशनल की या नॉर्मल से स्पेशल की? आज वाला लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड मैं करवा दूंगा, अबू बकर याद से बता देना उमैर भाई को। और जो हजरात लेट आए हैं और इन्होंने कसम खा ली है इंशाल्लाह आइंदा मर जाएंगे, लेट नहीं आएंगे, तो ये हजरात जो लेक्चर को ना अटेंड कर लीजिएगा, लेकिन इट विल नॉट बी अ नॉर्म। नॉर्म को क्या कहते हैं उर्दू में? नॉर्म, रिवायत। अच्छा, तो अच्छा भाई, इसने किस इजाज़त क्या मांगी है, नॉर्मल से ट्रांजिशनल की इजाज़त मांगी है या नॉर्मल से स्पेशल की? वो भाई बूथे ऊपर रखा करें, वो बूथे ऊपर रखा करें। इसने इजाज़त क्या मांगी है, नॉर्मल से ट्रांजिशनल की या नॉर्मल से स्पेशल की? नॉर्मल से स्पेशल की। तो एक सवाल होगा कि व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, इसको इजाजत कब मिल गई? व्हाट इज इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर, इसको इजाजत कब मिल गई? अब इसमें दो राय हैं। एक राय यह है कि इसको इजाजत मिल गई 1 अप्रैल 1 जुलाई 24। ढूंढे ऊपर, ये तारीख नजर आ रही है 1 जुलाई 24, ये वाली बनेगी ना, ये वाली बनेगी ना 1 जुलाई 24, 1 जुलाई 24। एक ये राय है कि इसने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत मांगी है, तो इसको इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर क्या हो गई, 1 जुलाई 24। ऑप्शन 1 ये है जो हमें जवाब में आ सकता है जहन में। ऑप्शन 2 है, मैं कह दूं इफेक्टिव डेट इज 1 अप्रैल 25। क्या है जी इफेक्टिव डेट? तो लॉ मेकर कहते हैं ये नहीं, ये वाली ऑप्शन सही है, 1 अप्रैल 25। असल में आपने इजाजत क्या मांगी है, आपने नॉर्मल से ट्रांजिशनल पे जाने की इजाजत मांगी है या नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत मांगी है? अगर आपने नॉर्मल से स्पेशल पे जाने की इजाजत मांगी है, इट मींस कि योर इफेक्टिव डेट ऑफ इजाजत या इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज नॉट 1 जुलाई 24। ये तारीख क्या है, 1 जुलाई। इफेक्टिव डेट इज नॉट 1 जुलाई 24, रादर यू हैव रिक्वेस्टेड, आपने रिक्वेस्ट की है कि मुझे नॉर्मल से किस पे जाने दें, सो द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज 1 अप्रैल 25। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं
कि इसको नॉर्मल से स्पेशल पे चला गया है ये, तो वो कौन सी तारीख है जिससे इसको स्पेशल यूज करने की इजाजत है? तो वो इफेक्टिव डेट क्या होगी? 1 अप्रैल 25। तो जरा इंग्लिश में लिखें पॉइंट 8 के साथ जाके किताब में, मोबाइल तो नहीं यूज करें, पॉइंट 8 के साथ जाके किताब में लिखें द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर। चलो जी, अच्छा हुआ नोट्स निकाल लिए जो बैग में रख लिए हुए थे। द इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर इज 1 अप्रैल 25, इज 1 अप्रैल 25। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर आप नॉर्मल से स्पेशल की तरफ जाते हैं तो ट्रांजिशनल का पहले दिन को इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर कहा जाए या स्पेशल के पहले दिन को इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर? बस ये सादा सी बात है, स्पेशल के पहले दिन को इफेक्टिव डेट ऑफ ऑर्डर कहा जाए। पॉइंट नंबर 8, एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर। 3 और 4 में कौन सा ऑर्डर था? 3 में कौन सा था और 4 में स्पेशल से? एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट, ये ऑर्डर असरअंदाज होगा। टेक इफेक्ट का क्या मतलब? असरअंदाज, इफेक्टिव। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। ये तब होगा जब आप नॉर्मल से स्पेशल पे जा रहे होंगे। लेकिन अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं, जिसकी मिसाल आज हमने नहीं की, लेकिन अगर आप स्पेशल से नॉर्मल पे जा रहे हैं तो फिर क्या होगा? फर्स्ट डे ऑफ। लेकिन फिलहाल इसको मैं छोड़ के पढ़ूंगा क्योंकि हमने जो मिसाल की है उसमें हम किसकी तरफ गए हैं? सिर्फ नॉर्मल से। एन ऑर्डर ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर शेल टेक इफेक्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। ये स्पेशल टैक्स ईयर की पहली तारीख होगी या ट्रांजिशनल की? ना 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 ना, ट्रांजिशनल का लफ्ज़ नहीं लिखा। तो ऑर्डर कब से इफेक्टिव होगा बोलें? स्पेशल टैक्स ईयर की पहली तारीख से। क्लियर? ठीक है। अब पॉइंट 1 में हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी थी? अगर आपके जहनों में कोई सवाल है ऑनलाइन वालों के भी तो वेट करें, कल इंशाल्लाह जब इसकी रिवीजन होगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और दूसरे में हमने क्या पढ़ा था? स्पेशल टैक्स ईयर में हमने यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पढ़ा, यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं पढ़ा, अभी कल पढ़ेंगे। ये वाली मिसालें भी अभी नहीं करनी। अगर आपके क्लास ऑफ पर्सन है तो किससे ईयर चेंज करवाएंगे? बोर्ड से। अगर एक अकेला बंदा है तो किससे कराएगा? कमिश्नर से। कमिश्नर अगर आप कुछ 0.5 वाली शराइत पूरी करेंगे तो इजाज़त देगा। 0.5 में क्या शर्त लिखी हुई है कि आपने कंपेलिंग नीड शो करनी है। और 0.6 में क्या लिखा हुआ है? कमिश्नर जब आपको इजाज़त देगा नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल की, तो इजाज़त देने से पहले आपकी बात सुनेगा और अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट करेगा तो रीजंस लिख के बताएगा क्यों एप्लीकेशन रिजेक्ट की है। 0.7 में ये लिखा हुआ था कमिश्नर दी हुई इजाज़त क्या कर सकते हैं। अच्छा, 0.6 में ये है कि आपको सिरे से इजाज़त देना दे। नहीं, सीरियसली यही है। 0.6 में ये है कि आपको सिरे से, और 7 में क्या है? दी गई इजाज़त वापस ले ले। और 0.8 में तो इफेक्टिव डेट थी। 9 ट्रांजिशनल की डेफिनेशन है। 11 में क्या है? अगर आपको कमिश्नर के किसी फैसले से डिसएग्रीमेंट है तो आप किसके पास चले जाएं? FBR के पास चले जाएं जी। अच्छा, दूसरा ये कि जो हजरात ऑनलाइन वाले हैं या इधर उधर वाले, वो हजरात बार बार कुछ पूछ रहे हैं कि टैक्स का सिलेबस चेंज हुआ है। जी बिल्कुल, 5-10% हर एक साल बाद चेंज होता है और चेंज हुआ भी है। और किताब भी नहीं आएगी, पुरानी किताब जो है वो यूज़ नहीं हो सकेगी, आपको नई किताब लेनी पड़ेगी। सिर्फ टैक्स रेट्स ही चेंज नहीं हुए, और भी चीज़ें लॉ में चेंज होती हैं। इसलिए बेहतर यह है कि नए लेक्चर्स ले लिए जाएँ, फिर ये साल तक चलता है काम। तो अब पिछले सेशन में जिन्होंने पढ़ा था, इस सेशन में चेंजेस हुई हैं लॉ में, और वो चेंजेस भी हम साथ साथ पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ओवर करो। अस्सलाम वालेकुम।